करा द इंसिडेंट। इंसिडेंट मैंने क्या होते हैं भाई? तो इंसिडेंट मैंने होते हैं वारदात। इंसिडेंट मैंने क्या होता है? वारदात। मेक ए डीप इम्प्रेशन ऑन मी। तो कल आपको सिखा रहे थे, कल भी और आज भी सिखाएंगे। मेक अ डीप इम्प्रेशन ऑन होते हैं प्रभाव छोड़ना, गहरा प्रभाव छोड़ना। मेक अ डीप इम्प्रेशन ऑन होते हैं गहरा प्रभाव छोड़ना। मेक अ डीप इम्प्रेशन, डीप इम्प्रेशन ऑन, गहरा प्रभाव छोड़ना। क्या बोलेंगे? गहरा प्रभाव छोड़ना। हालांकि डीप का हम यूज जो करते हैं, डीप, डीप का जो एंटो आता है साइलो आता है। डीप का एंटो बराबर आता रहता साइलो। डीप में हुआ गहरा, डीप नॉलेज होते हैं। डीप जो होते हैं नॉलेज होते हैं, हालांकि साइलो जो होता है छिछला नॉलेज होते हैं, मतलब ऊपरे ऊपरे जो ज्ञान होते हैं ना, ऊपर ऊपर, उसे साइलो कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, एगो झिपटी उठाइए, आप तालाब में आप ऐसे मारते हैं इस तरह से, तो देखते होंगे 3 पुड़ी 4 पुड़ी 10 पुड़ी बनता है। इसका मतलब जितना ऊपर ऊपर जाएगा उतना उड़ेगा ज्यादा। तो इसको कहते हैं आपको साइलो। नहीं समझ में आया? इंग्लिश क्या होते हैं ना, कि इंग्लिश में डीप नॉलेज आपको चाहिए। यहाँ ऊपरे ऊपर उड़ने से कोई काम नहीं करेगा, 7 पुड़ी 8 पुड़ी बनाने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ डीप नॉलेज एकदम डुबकी लगा के चलना पड़ता है, एकदम शांति से चलना पड़ता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है, और सही चीज को साबित करना पड़ता है। मैथ होता है ट्रिक बेसिस पर, नहीं हुआ तुक्का बेसिस लगा दो। लेकिन इंग्लिश में आपको डीप नॉलेज, एक एक नोटबुक आपको रेडी करके रखना होगा, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले आपको पूरा आपका लिखा हुआ, अपने हाथ से जो हैंड राइटिंग लिखा हुआ डायरी तैयार होगा, उसको बार बार आपको पढ़ने में फायदा मिलेगा। देखिए, डीप, तो डीप का क्या आएगा भाई? साइलो आएगा। क्या आएगा? साइलो आएगा, एंटो आएगा। हालांकि और भी यूज कर सकते हैं, डीप इन, डीप इन डेप्थ भी होते हैं। डीप इन डेप्थ होते हैं, इसका मतलब होते हैं इसका मतलब बोल सकते हैं धनवान होते हैं, बहुत सारे पैसों की मालिक होते हैं। अ लॉट ऑफ मनी होते हैं। अ लॉट ऑफ मनी होते हैं। क्या बोलेंगे? अ लॉट ऑफ मनी होते हैं। क्या बोलेंगे? अ लॉट ऑफ मनी होते हैं। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, और भी इसके साथ आता है फॉल। फॉल इनटू अ डीप स्लीप होता है। फॉल इनटू अ डीप स्लीप होते हैं। डीप स्लीप, गहरी नींद में सोना। गहरी नींद में सोना फॉल इनटू अ डीप स्लीप होते हैं। हालांकि फॉल इन थाउट्स होते भी, डीप इन थाउट्स होते हैं। डीप इन थाउट्स। या फिर हम बोलते हैं डीप इन कन्वर्सेशन, है ना? थिंकिंग सो हार्ड इसी को कहते हैं। डीप इन थॉट बोलते हैं या डीप इन कन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है थिंकिंग सो हार्ड होते हैं। थिंकिंग, सॉरी, थिंकिंग सो हार्ड इसको बोलते हैं। सो हार्ड, काफी चिंतन मनन करना। काफी चिंतन मनन करना इसी को कहते हैं डीप इन थॉट या डीप इन कन्वर्सेशन। इसी का हम साइनो कहते हैं थिंकिंग सो हार्ड। क्या बोलेंगे? थिंकिंग सो हार्ड। थिंकिंग सो हार्ड, डीप इन थॉट या कन्वर्सेशन, इसी का साइनो आता है थिंकिंग सो हार्ड। यानी डीप का एंटो आएगा साइलो। डीप इन थॉट आपको कोलोकेशन में मिलेगा। डीप इन कॉन्वर्सेशन आएगा, किसी गप सप में एकदम लीन है तो डीप इन कॉन्वर्सेशन, या किसी विचार में मग्न है तो डीप इन थॉट आएगा। फॉल इनटू ए डीप स्लीप, गहरी नींद में सोए हुए हो तो फॉल इनटू ए डीप स्लीप आएगा। या फिर हम यूज करेंगे मेक ए डीप इंप्रेशन ऑन होते, किसी पर प्रभाव छोड़ना। डीप इन, मेक ए डीप इंप्रेशन ऑन होते किसी पर प्रभाव छोड़ना। डीप इन डेप्थ होते हैं काफी धनवान होना, काफी पैसे होना, वही अ लॉट ऑफ मनी उसी को कहते हैं। डीप इन डेप्थ होते हैं वही अ लॉट ऑफ मनी, काफी पैसे होना, काफी धन होना, उसी को कहते हैं वही अ लॉट ऑफ मनी बोलते हैं हम। ये हुआ आपकी जानकारी केवल डीप के बारे में। किसके बारे में? केवल डीप के बारे में। अब आते हैं राउंड के बारे में। क्या होता है? द इंसिडेंट मेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन मी। लिखा द इंसिडेंट मेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन मी। देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से हम बनाएंगे। द इंसिडेंट मेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन मी, इसका मतलब हो जाएगा कन्फर्म है कि सेंटेंस सही है। राइट आंसर आपका डी आएगा। डी राइट आंसर आएगा। द इंसिडेंट, जो वारदात हुआ, मुझ पर गहरा असर दिया। वारदात जो हुआ मुझ पे गहरा असर पर प्रभाव दिया। देखिए, राउंड मने होते घुमाना। राउंड मने होते घुमाना। प्रोफाउंड मतलब होते हैं व्यापक। प्रोफाउंड क्वेश्चन होते हैं।
प्रोफाउंड क्या होता है भाई, क्वेश्चन होते हैं। प्रोफाउंड क्या होता है भाई, इफेक्ट होता है। प्रोफाउंड क्या होता है, तो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। प्रोफाउंड क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं। प्रोफाउंड क्वेश्चन होते हैं, प्रोफाउंड इफेक्ट होता है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होते हैं। प्रोफाउंड है ना, इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं, प्रोफाउंड ये सब में यूज करते हैं। प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस भी आता है, कॉन्सिक्वेंस में भी यूज करते हैं हम, ठीक है। प्रोफाउंड सेंस भी होते हैं, सेंस ऑफ गिल्टी, सेंस ऑफ गिल्टी, थिंकर, थिंकर, ये सब में हम प्रोफाउंड का यूज करते हैं। देखिए प्रोफाउंड का जो यूज करते हैं हम लोग, प्रोफाउंड क्वेश्चन होते हैं, प्रोफाउंड इफेक्ट होते हैं, प्रोफाउंड इम्पैक्ट। हाँ, डीप का साइन ऑफ प्रोफाउंड जरूर है कि डीप का साइन ऑफ आपका प्रोफाउंड है, लेकिन प्रोफाउंड हम किसके साथ यूज करते हैं ये हमें यहाँ सीखने को मौका मिल रहा है। डीप और प्रोफाउंड दोनों साइन और दोनों का एंटो साइलो हो जाएगा। तो डीप का यूज सिखा दिए कि डीप इंप्रेशन ऑन होता है, मेक ए डीप इंप्रेशन होता है, डीप इन थॉट होते हैं, डीप इन कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, फॉल इनटू ए डीप स्लीप होता है, डीप इनटू डेप्थ होता है, काफी ज्यादा धनवान होना। लेकिन प्रोफाउंड क्वेश्चन के लिए आता है, प्रोफाउंड इफेक्ट के लिए आता है, असर डालेगा तो काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, प्रोफाउंड आता है। प्रोफाउंड इम्पैक्ट के लिए आता है, इम्पैक्ट भी होते हैं असर डालना। प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस के लिए होते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव। प्रोफाउंड कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस मैंने परिणाम। प्रोफाउंड सेंस ऑफ गिल्टी, जो गिल्टी के प्रति सेंस ऑफ गिल्टी के लिए भी प्रोफाउंड आता है। काफी ज्यादा दोस्त पर ऐसे सोच रहे गहरा चिंता, तो वो प्रोफाउंड आता है। प्रोफाउंड थिंकर होते हैं, काफी ज्यादा थिंकर रहेगा तो उसको प्रोफाउंड थिंकर कहते हैं। यानी ये सारे वर्ड्स रहेगा तब हम प्रोफाउंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसी को कहते हैं, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को प्रोफाउंड कहते हैं। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम क्या बोलेंगे, प्रोफाउंड का इस्तेमाल करेंगे। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या यूज करेंगे, प्रोफाउंड। स्लाइट मैंने तो होते हल्का, स्लाइट मैंने हल्का या थोड़ा को हम स्लाइट कहते हैं, क्या बोलेंगे, स्लाइट बोलेंगे उससे। स्लाइट मैंने हल्का या थोड़ा, हल्का या थोड़ा स्लाइट होते हैं, क्या बोलेंगे, हल्का या थोड़ा स्लाइट होते हैं। नेक्स्ट आइए, तो यहाँ आंसर आपका डी होगा। ही, आई, सी एंड दे कुक द फूड। करा ही, आई, सी एंड दे कुक द फूड। समझिए बात को, जहां जहां आपको इस पद्धति, इस प्रणाली में क्वेश्चन आपको मिलेगा, ही, आई, सी एंड दे, जहां जहां इस प्रकार की क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि 2-3-1 क्या बोलेंगे, 2-3-1 एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन जब जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आपको जहां जहां सब्जेक्ट के स्थान पर दिखाई देगा, इसका मतलब हमें 2-3-1 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। 2-3-1 में कन्फर्म है कि फर्स्ट पर्सन लास्ट में दिखाई देगा। जब जब फर्स्ट पर्सन लास्ट में होगा, नहीं ऑप्शन हम ढूंढेंगे, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, नहीं राइट आंसर सी होगा आपको। ही, सी, दे एंड आई कुक्ड फूड होगा। ही, सी, दे एंड आई कुक्ड फूड, राइट आंसर सी आएगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि फूड आपका मटेरियल नाउन है, क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के साथ द आर्टिकल नहीं लगता है। मटेरियल नाउन के साथ हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर आएगा तो द आर्टिकल लग जाएगा। जैसे वाटर के साथ हम द नहीं लगा सकते, लेकिन अब हम यूज करेंगे कि इस गिलास में जितना रखा हुआ पानी है, तो वहां फिर द लग जाएगा, ठीक है। तो द फूड मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगता, लेकिन हम पार्टिकुलर यूज करेंगे, जैसे मिल्क इज व्हाइट, क्या बोलेंगे, मिल्क इज व्हाइट, तो द मिल्क नहीं लगेगा, लेकिन कहेंगे कि इसमें जो मिल्क है वो आपका पानी मिला हुआ, तो ये पार्टिकुलर फंक्शन आ गया। ये क्या हुआ, पार्टिकुलर फंक्शन आ गया कि ये पार्टिकुलर हम किसी डब्बे की बात करें, किसी डब्बे के दूध की बात करें, तब फिर द मिल्क लग जाएगा। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग, ध्यान दीजिएगा, करा द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग वेरीफाइड विद द पुलिस फाइंडिंग्स। करा द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग, हत्यारा की न्यूज़पेपर रिपोर्ट, किलिंग का न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मतलब कह सकता था न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग,
किलिंग का न्यूज़पेपर रिपोर्ट वेरीफाइड विद द पुलिस फाइंडिंग्स, पुलिस की उपलब्धियों को पुष्टि करता है, पुलिस की उपलब्धियों को वेरीफाई करता है। तो वेरीफाई जो होते हैं डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, किसके लिए? डॉक्यूमेंट के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, दस्तावेज के लिए हम यूज करते हैं किसको? वेरीफाई का। ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिक माने होते असली या वास्तविक, जिसका एंटो आते रहता है फिक्टिटियस, फिक्टिटियस है ना, सॉरी फिक्टिटियस इसका एंटो आता है, बनावटी। ऑथेंटिकेटेड जो होते हैं एकदम सचमुच होते हैं, जो सच्चा होते हैं एकदम असली होते हैं, उसे ऑथेंटिकेटेड कहते हैं। उसका एंटो हम बोलते हैं फिक्टिटियस, मतलब कहते हैं बनावटी या झूठा। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट माने होते हैं साक्ष्य या सबूत देकर साबित करना, कोरोबोरेट होते हैं। प्रमाण देकर साबित करना कोरोबोरेट कहलाता है। ठीक है, जैसे कहा जाएगा कि ये विटनेस बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है? विटनेस बॉक्स है। यहाँ विटनेस बॉक्स है, कटघड़ा का नाम सुने होंगे ना, यहाँ जज साहिबा बैठी हुई है, यहाँ वकील घूम रहा है, यहाँ वकील है, यहाँ ऑडियंस लोग या दर्शक लोग सुनने देखने वाला बैठे हुए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो गवाह देने वाला जो खड़ा है बंदा, ये जो खड़ा है, यहाँ भी वो खड़ा रहेगा, है ना। अब ये कह रहा है जज साहब कहा कि भाई तुम क्या गवाह दिया, ये पर्सन विटनेस कहलाएगा, ये पर्सन जो होगा विटनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विटनेस कहलाएगा। ये जो पर्सन होगा विटनेस, ये जिस बॉक्स में खड़ा ये विटनेस बॉक्स कहलाएगा, ये विटनेस बॉक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विटनेस बॉक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये विटनेस गवाह व्यक्ति हो गया, ये कहेगा कि हाँ भाई हम हत्या करते हुए हम देखे हैं। क्या कहेगा? हत्या करते हुए हम देखेंगे, देखे हैं। तो ये जो है जज साहिबा कहेंगे कि भाई हत्या करते देखा है, तो हम कैसे मान ले, कैसे मान ले? तो कुछ प्रूफ देगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा। तब प्रूफ मांगेगा, तब प्रूफ जो देगा ना वो एविडेंस कहलाएगा, एविडेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एविडेंस कहलाएगा। अब ये पर्सन इसको प्रूफ दिया, किसको? जज को, कि भाई लीजिए मैं प्रूफ देता हूँ, उसके बाद आप जांच करिए। तो एविडेंस हुआ, वो क्या हुआ? साक्ष्य, प्रमाण, एविडेंस। अब जज साहिबा कहेगा कि नहीं, मुझे और कोई पुख्ता प्रूफ चाहिए। इस प्रूफ, ये जो तुमने डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, विटनेस बॉक्स समझ में आ गया। ये जो पर्सन खड़ा है ये विटनेस कहलाएगा, गवाह देने वाला पर्सन हुआ। अब ये जज बोलेगा कि तुम सबूत दो, तो कहेगा लीजिए हम आपको कुछ ना कुछ सबूत देते, जैसे हम यहाँ से उठाएंगे डायरी, कहेंगे लीजिए जज साहिबा मैं आपको सबूत के साथ कहता हूँ कि ये फलना मर्डर किया इसका, हत्या किया इसका। तो जज साहिबा है क्या भाई उल्टेंगे, तो थोड़ा सा उनको डाउट लगेगा, नहीं भाई लगता है ये तो बनावटी है। ऐसा करो ना कि ये सबूत जो तुमने दिया है इसको और साबित करने के लिए आपके पास कोई कोई और सबूत है, और सबूत जुटाइए। यानी इस सबूत को और भी साबित करने के लिए एक और सबूत हमें चाहिए। तो आप कहिएगा कि हाँ है, फिंगरप्रिंट हमारे पास है, उसका डीएनए है, डीएनए टेस्ट किया हुआ, ब्लड टेस्ट किया हुआ है, या फिर फिंगरप्रिंट है, डीएनए टेस्ट है। इसका मतलब हुआ इस एविडेंस को और सहयोग पुख्ता बनाने के लिए, इस एविडेंस को और मजबूत बनाने के लिए जो हम एविडेंस जुटाएंगे उसी को कोरोबोरेट कहते हैं। ये जो साक्ष्य प्रमाण हुआ उसको और मजबूत बनाने के लिए, जैसे मैंने जज को दिया, लीजिए जज साहबा उन्हीं का डायरी है, तो जज साहबा कहेंगे नहीं ये तो किसी का हैंड राइटिंग हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि उसी का है। जज साहिबा कहेंगे कि नहीं इससे हमें संतुष्ट नहीं है, हमें और ऐसा प्रूफ लाओ जो कि ये साबित हो जाए कि हाँ ये डायरी भी उसी का है। तो इस चीज को, इस एविडेंस को और मजबूत बनाने के लिए, इसको और साबित करने के लिए और सहयोग देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कोरोबोरेट का। तो और इसका क्या करेंगे? जी हाँ ब्लड टेस्ट है ना, सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, ये सब यूज करेंगे। कहेंगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसका मतलब इस सबूत को और मजबूत बना दिया, तो कोरोबोरेट कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे देख, समझ में आ गया होगा। कन्फर्म क्या होता है? अब ये सब सबूत मिल गया तो जज कहेगा कि हाँ भाई अब तो सबूत है, लेकिन सुनवाई यहाँ विपक्ष पक्ष वाला तो लगा रहता कि साला कहीं करने आज। तो जज कहेंगे कि कोर्ट इज अडजर्न, कोर्ट आज का स्थगित हो गया। अडजर्न समझते हैं? कोर्ट में अडजर्न का यूज ज्यादा होता है, नहीं कहता अडजर्न हो गया,
मतलब कोर्ट को आज की सभा को समाप्त कर दिया जाए, या फिर दोषी को सजा सुनाया जाएगा तो कहेगा एक्यूज्ड है, ये दोषी पर्सन है। यानी मुजरिम जब तक वो नहीं कहलाएगा जब तक कि उस पर दफा नहीं लग जाएगा। दफा कितना लग जाए, जब तक दफा नहीं लगा जाए जब तक मुजरिम नहीं कहलाएगा। बाकी आप जीके जीएस भली बात ही आप जानते हैं। देखिए ये कोरोबोरेट समझ में आ गया। कन्फर्म विथ होगा, पुष्टि करना, कन्फर्म विथ केवल होगा पुष्टि करना। तो कह रहा था न्यूज़पेपर रिपोर्टर ऑफ द किलिंग का जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर है पुलिस की उपलब्धियों को पुष्टि किया, सही साबित किया, कन्फर्म हुआ, साबित किया, पुष्टि किया, ना कि कोरोबोरेट किया। कोरोबोरेट समझ में आ गया होगा। किसी एविडेंस को और मजबूत करना और उसको सपोर्टर कर देना तो वो कोरोबोरेट कहलाता है। ये तो सिंपल है ना सेंटेंस। देखिए मेन आर मोर्टल बिल्कुल सही है, इज हो नहीं सकता है, मेन है तो आर होना चाहिए। एडवाइस नहीं देगा, सलाह क्यों देगा भाई। मेन इमोर्टल आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कन्फर्म है कि आपका नो चेंज इन इनडायरेक्ट होगा, मतलब टेंस चेंजिंग नहीं होते, टेंस में कोई चेंजिंग होता ही नहीं है ना। आगे देखिए द सेंट सेट डेट मैन आर मोर्टल, नो एरर आएगा, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ नो चेंज होता है। 5 नंबर देखिए देयर इज नो अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होते हैं, अल्टरनेट बने होते हैं एक के बाद एक। अल्टरनेट जैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अल्टरनेट कहेंगे तो 1 3 5 7 9, ये अल्टरनेट हुआ। या इधर से 2 6 8, ये अल्टरनेट हुआ। ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफर टू अस, है ना। तो ये अल्टरनेट, इसको कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट डे आते आते रहता, अल्टरनेट अल्टरनेट डेज आते रहता है, एक दिन के बाद एक दिन। अल्टरनेट डेज होते हैं एक दिन के बाद एक दिन। लेकिन यहाँ कह रहा देयर इज नो अल्टरनेट ऑफर टू अस नहीं, बल्कि देयर इज नो चॉइस, अल्टरनेटिव होनी चाहिए। नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होनी चाहिए। अल्टरनेटिव नहीं होगा तो नो। अल्टरनेटिव का साइन चॉइस होता है। यदि चॉइस नहीं रहे, सॉरी, नो चॉइस होता है, यदि वो नहीं रहे तो नो ऑप्शन होता है। यदि ये भी नहीं रहे तो नो, नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन, बस इतना ही होता है ना। इस चीज को फॉलो करिए आप। अल्टरनेटिव नहीं रहे तो चॉइस रहेगा, चॉइस नहीं रहे तो ऑप्शन रहेगा, ये तीनों सिनोनिम है। नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन। अल्टरनेटिव तो कई एक बार एग्जामिनर पूछा है। अल्टरनेटिव का साइन चॉइस होता है, चॉइस नहीं तो ऑप्शन रहेगा। तब क्वेश्चन देखिए देयर इज नो बे नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन नहीं, देयर इज नो चॉइस होगा। देयर इज नो चॉइस ऑफर टू अस, हमें ऑफर दिए जाने, हमें ऑफर देने का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। The voluntary organizations appeal to the people to come forward to help the victims and said that each may contribute what they can। देखिए इस क्वेश्चन की बात करिए, लिखा द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अपील टू द पीपल to come forward to help the victims and said that each may contribute what they can। क्वेश्चन पहले आप समझिए भली बात ही, फिर हम आपको बनाते हैं। लिखा हुआ कि द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटेंस क्यों कितनों क्यों ना बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस कितनों बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से देखिए क्वेश्चन देखिए आप द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, शैक्षणिक संस्थाएं, द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, शैक्षिक संस्थाएं, जो शैक्षणिक संस्थाएं होते हैं, अपील टू मैंने होता है अनुरोध करना, इसे विनती करना, बाबू भैया, ये अपील टू हुआ। तो शैक्षणिक संस्थाएं जो हुआ, अपील टू पीपल टू कम फॉरवर्ड टू मैंने होते आगे आना, कम फॉरवर्ड टू मैंने होते आगे आने के लिए। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो शैक्षणिक संस्थाएं था, पीड़िताओं को, विक्टिम्स होने होते पीड़िता, तो शैक्षिक संस्था वॉलंटरी समझता है ना। सरस्वती पूजा में वॉलंटियर घूमते रहता है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या कोई मेला देखेगा तो वॉलंटियर घूमते रहता है यहाँ पर एगो मुहर लगा के, इसका मतलब वही फ्री के सेवा देवे वाला है, पैसा सुना लेता है वॉलंटियर, उसी को कहते हैं वॉलंटियर, फ्री के सेवा देवे वाला। वही लिखा है द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संस्था, स्वैच्छिक संस्था पीड़िताओं को सहयोग करने के लिए, आगे आने के लिए लोगों से अनुरोध किए। शैक्षणिक
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो था, शैक्षणिक संस्थाएं जो था, पीड़िताओं को सहयोग करने के आगे आने के लिए भाई कहा कि आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इन विक्टिम्स जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहयोग करें। और एंड सेड, और ये कहा, और वही संस्था ने कहा कि इसमें कंट्रीब्यूट, और प्रत्येक को उतना ही योगदान, प्रत्येक को योगदान देना चाहिए। हर कोई योगदान दे सकता है जितना उनसे संभव है, जितना वो दे सकते हैं। इसका मतलब ईच जब सब्जेक्ट आ जाए, जब जब सब्जेक्ट ईच हो जाए तो दे नहीं होता है, ही आता है या सी आता है। ईच एवरी जब भी सब्जेक्ट आएगा तो या तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे या तो हम सी का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब राइट आंसर आएगा ही कैन आएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ मे होनी चाहिए, क्वेश्चन आपका मे होनी चाहिए, राइट आंसर आपका एक आएगा। इसमें कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, जितना उससे हो सके, जितना चाहता है भाई 5 रुपया तो 5 ही रुपया आप उस पीड़िताओं को मदद करिए। लेकिन आपसे अनुरोध है, आप लोगों से विनती है कि पीड़ित परिवार लोगों को मदद करने के लिए आप लोग आगे आइए। आप लोग से विनती है, जितना हो सके आपसे आप उतना मदद करिए। क्लियर? देयर इज नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। करा देयर इज नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। करा देयर इज नो एस्केप। एस्केप मतलब होते फरार होना, एस्केप मैंने होते बच निकलना, एस्केप फ्रॉम होते हल्का प्रीपोजिशन इसके बाद आता है एस्केप फ्रॉम, बच निकलना। एस्केप फ्रॉम मैंने होते बच निकलना। आउटलेट मैंने होते निकास। जैसे मान लो कि ये टंकी है, क्या है भाई, ये टंकी है ना, ये टंकी है, क्या है, ये टंकी है। कैसे बन गया, लो ना बनाते बढ़िया से, ये टंकी है, ठीक। अब ये टंकी से हम पानी बाहर निकालने की कोई ना कोई तो रास्ता छोड़ेंगे, पानी बाहर निकालने की रास्ता निकालेंगे। तो ये जो पानी बाहर निकलेगा, फ्लो होगा, ये आउटलेट होगा, ये आउटलेट होगा। अब पानी इसमें अंदर डालेंगे, हम इधर से अंदर डालेंगे तो ये इनलेट कहलाएगा, इनलेट। अंदर डालना इनलेट और बाहर निकालना आउटलेट होता है। तो वही कह रहा है देयर इज नो आउटलेट इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। फ्लो मैंने होता है बहाना, पानी का बहाना फ्लो, इसका मतलब बाहर निकालने की सेंस में आ रहा है। तब पानी जल निकालने का के लिए कंटेनर में कोई आउटलेट नहीं, कोई निकास नहीं, कोई निकास नहीं है। इनलेट होते अंदर, ड्रेनेज में होते बड़ा बड़ा नाली जो होते ड्रेनेज सिस्टम होते, बड़े बड़े नाला को ड्रेनेज कहते हैं, बड़े बड़े नाला को ड्रेनेज कहते हैं। द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड इन ए डे। द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, समस्या इतनी जटिल थी, इतनी समस्या जटिल था, टू बी सॉल्व्ड इन ए डे, एक दिन में हल नहीं किया जा सकता है, एक दिन में उस समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि सो का हम बारे में जानकारी लेंगे तो सो प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जब जब हमें यूज करेंगे सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, तो डायरेक्ट क्लाउज से भाग शुरू होगा। किससे भाई, डायरेक्ट क्लाउज से भाग शुरू होगा। परंतु हम बात करेंगे, आप विचार करिएगा, आप लोग कहिएगा कि सर रटा हुआ हमको है कि सो प्लस केवल एडजेक्टिव होता है। नहीं भाई साहब, यदि सहायक क्रिया रहेगा तो एडजेक्टिव आएगा, मेन वर्ब रहेगा तो एडवर्ब आएगा, है ना। मेन वर्ब रहेगा तो एडवर्ब आएगा और सहायक क्रिया रहेगा तो एडजेक्टिव आएगा। लेकिन सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद डायरेक्ट से वाक्य शुरू होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्लाउज से वाक्य शुरू होगा। एक क्वेश्चन इसी का रीराइट होते हैं टू, टू प्लस एडजेक्टिव, वही प्रोसेस यहाँ भी होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू प्लस V1, 2 प्लस V1। यहाँ भी वही नियम आएगा, यदि सहायक क्रिया रहेगा तो एडजेक्टिव आएगा, मेन वर्ब रहेगा तो कन्फर्म है कि एडवर्ब आएगा। क्लियर हो गया? तो सहायक क्रिया एडजेक्टिव, मेन वर्ब तो एडवर्ब। क्लियर? तो इस चीज को आप जानिए भी और परखिए भी इस चीज को। द प्रॉब्लम वाज टू कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समस्या इतनी गंभीर थी, समस्या इतनी जटिल थी, टू बी सॉल्व्ड इन ए डे, एक दिन में हल नहीं किया जा सकता, एक दिन में सुलझाया नहीं जा सकता, समस्या इतनी जटिल थी। वेरी पॉजिटिव शब्द के साथ आता है, वेरी हम यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ड के साथ हम वेरी यूज करेंगे। मस्ट का यूज जब भी करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल अधिक के अर्थ में,
मस्ट का यूज, यदि हम एडजेक्टिव के यूज करेंगे तो V3 से पहले यूज करते हैं। वेरी का यूज गुड सेंस के लिए ज्यादा आता है, गुड सेंस के लिए ज्यादा आता है, यहाँ तो मच की कोई विकल्प ही नहीं होगा। डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली ग्रेट। देखिए डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का डिफिकल्टी लेवल, इस समस्या का डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी मैंने होते हैं कठिन, स्तर जब कठिन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल मतलब ये स्तर है, लेवल है, डिफिकल्ट लेवल होते हैं, नहीं मॉडरेट है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। तीन ही प्रोसेस आप एग्जाम देते होंगे तो एनालाइज किसी क्वेश्चन को किया जाता है, तो ये तीन प्रोसेस ज्यादा बोलता है, इजी, मॉडरेट और एक कहता है डिफिकल्ट लेवल है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल के लिए डिफिकल्टी का ही यूज करते हैं। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स जो होते हैं ना, परप्लेक्स होते हैं उलझन होता है, मतलब कह सकते हैं डेट कांट, डेट कांट, डेट कांट या कैन नॉट अंडरस्टैंड, है ना, डेट कांट अंडरस्टैंड इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसको जो कहते हैं हिंड्रांस, हिंड्रांस होते हैं रुकावट, ये होते हैं समझने में। परप्लेक्सिटी जो होते हैं उलझन होते हैं, परप्लेक्स उलझन मतलब क्या करे क्या ना करे, समझ में नहीं आ रहा है ना, नॉट टू डिसाइड, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं जिसका हम निर्णय कर नहीं सकते हैं कि क्या करे क्या ना करे। समुद्र के ई पार जाए या ऊपर जाए, नदी के ई पार जाए कि ऊपर जाए, पता ही नहीं चले, वो परप्लेक्सिटी होते हैं, मतलब जो समझ में नहीं आए उस दुविधा में पड़ जाना, वो परप्लेक्सिटी होते हैं। हिंड्रांस जो होते हैं, हिंडर समझते हैं, अड़चन या रुकावट, उसी को हिंड्रांस कहते हैं। हालांकि इसका मतलब होते हैं एक और होते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर यू टू डू, टू डू, कोई चीज आपको करने में जो कठिन होता है उसी को हिंड्रांस भी कहते हैं। जो बाधा आपको डालता है, जो रुकावट डालता है, वो हिंड्रांस होते हैं, उसको हिंड्रांस कहते हैं। आइडेंटिटी केसी क्या होता है ये भी बताते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड, द कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होता है, डिटेल्स होता है, द कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होता है, मतलब कि जैसे कहा जाए इंट्रिकेसी क्या होते हैं, मान लिया जाए कि मैंने मेरा एक कंपनी है, मैंने आपको जॉब का ऑफर किया, क्या क्या है, मैंने आपको जॉब का ऑफर किया, लेकिन शर्त है आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, इनकम चाहिए, इनकम मतलब कि आय आय बना सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट डोमेस्टियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपका ओबीसी बना होनी चाहिए, या फिर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आप परमानेंट एड्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर जहाँ रह रहे हैं उसका बिजली बिल चाहिए, है ना, आपकी कैरेक्टर क्या है, करेंट कैरेक्टर स्टेटस दीजिए। इसका मतलब हुआ कि आप क्या कहिएगा, ये बड़ी भाजो है साला, ये बड़ी लफड़ा लगा रहा है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, फलना लाओ, हाफी डेपी कराओ, वो कराओ, वो कराओ, तो आप क्या कहिएगा इसको कि ये इंट्रिकेसी है, मतलब जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स है, काफी ज्यादा डिटेल्स दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स है, डिटेल्स कैसा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो उसके लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स के लिए इंट्रिकेसी यूज करते हैं। क्लियर। स्किप का हिंदी में, स्किप में तो हटाना होता है, ये सब तो आम बात है, आप लोग भी देख सकते हैं, इसलिए यहाँ आंसर जो आएगा वो डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर डी है, बिल्कुल सही है, डी आंसर आएगा। ऐसे प्रीपोजिशन लगाना चाहेंगे तो इंट्रिकेसी में प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इंट्रिकेसी में प्रीपोजिशन ऑफ आता है। 10 नंबर क्वेश्चन, द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव गोट बर्न्ट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कर द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव, ध्यान दीजिएगा, गोट बर्न्ट कर जल गया, ठीक है भाई, जल गया, क्या जला भाई, क्या जला ये आप बात करिएगा, तो जलने की बात हो रहा स्टोव पर, तो स्टोव पर पका हुआ सूप, पक रहा सूप, जल गया, ठीक है, तो ये लग रहा है कि पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, किस चीज का क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं भाई, तो पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। कैसे यूज करेंगे भाई, जब पार्टिसिपल का क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म है कि इसको हम रीराइट करके बना सकते हैं। पार्टिसिपल वाले क्वेश्चन को हम समझेंगे, कुकिंग सूप नहीं बोलेंगे, है ना, कुकिंग सूप नहीं, बल्कि यहाँ यूज कर रहे हैं सूप के बारे में, सूप मतलब खाने वाला एक द्रव पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, तो
तो कह रहा था कुकिंग सूप ऑन द स्टोव, और स्टोव हुआ मतलब नहीं कहते गैस चूल्हा जो पहले रहता था, नहीं गैस स्टोव नहीं रहता, चूल्हा गैस वाला नहीं, ऐसे हवा मारते थे किरोसन वाला, ऐसे ऐसे करके किरोसन वाला हवा मारते थे स्टोव, स्टोव रहता था ऐसे से हवा पूरा मारते थे किरोसिन डाल डाल के और खाना बनाते थे। तो वही कह रहा था कुकिंग सूप ऑन द स्टोव, स्टोव पर, तो स्टोव पर पक रहे सूप। नाउन प्लस V4 प्लस नाउन, नाउन प्लस V4 प्लस नाउन को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाउन प्लस V4 प्लस नाउन को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट हमेशा एक होती चाहिए। पार्टिसिपल शब्द आने से मतलब ही हो जाता है कि उसका सब्जेक्ट हमेशा एक होनी चाहिए। तो द सूप कुकिंग ऑन द स्टोव होगा, यहां से यहां तक आप विचार करिए, है ना। स्टोव पर बन रहे सूप, स्टोव पर पकाए जा रहे सूप, मतलब जिस सूप को स्टोव पर पकाया जा रहा था वो जल गया, ये जो सूप के अनुसार भर आएगा गोट वर्ड। नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन होते हैं। हाँ, इस सेंटेंस को आप रीराइट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ये आंसर सही है। बी आंसर को भी हम बना सकते थे सो विज, लेकिन यहाँ टेंस पास्ट है, तो पास्ट है तो हैज बीन के स्थान पर यदि हम वाज लगा देंगे तो आंसर आपका बी भी सही हो जाएगा। द सूप विच वाज कुकिंग ऑन द स्टोव गेट, लो यहाँ गलती लिख दिया, गोट बर्न आएगा, गोट बर्न। मतलब यदि आप इसी का रीराइट सेम उतारना चाहते हैं, सेम सेंटेंस का रीराइट आप कॉपी में नोटबुक कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नाउन प्लस V4 प्लस नाउन, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये जो वर्ब आएगा वो ये इसके अकॉर्डिंग टू काम करेगा। नाउन प्लस V4 प्लस नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का मतलब समझिए कि उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हैं। लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। डायमंड्स आर इटर्नल, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ डायमंड्स आर इटर्नल। पहले शब्द का हिंदी जानते हैं। डायमंड्स माने होते हैं हीरा, डायमंड्स तो समझते होंगे हीरा। इटर्नल माने होता है परमानेंट, परमानेंट को इटर्नल कहते हैं। परमानेंट समझते हैं, विदाउट एन एंड बोलिए, विदाउट एन एंड बोलिए, मतलब जो कभी खत्म ही ना हो वो परमानेंट हो गया, है ना। अन एग्जिस्टिंग इसी को कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग, या कंटिन्यूइंग फॉरएवर, फॉरएवर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये इतना साइनो इस काम लिख दिए। देखिए इटर्नल माना होता है शाश्वत, क्या बोलेंगे शाश्वत, इटर्नल मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत हम उसको कहते हैं जो अस्थाई है, जो कभी खत्म ही ना हो वो इटर्नल होता है, जो कभी खत्म नहीं होगा जो इटर्नल कहलाएगा। इसका मतलब इसका साइन आएगा परमानेंट, साइन आएगा विदाउट एनी एंड, जो कभी खत्म ना हो, साइन आएगा एग्जिस्टिंग मतलब जो सदा अस्तित्व में रहे। एग्जिस्टिंग में तो जो सदा परमानेंट अस्तित्व में रहे, इसका मतलब हुआ कि लगातार बरकरार रहे, कंटिन्यूइंग फॉरएवर, लगातार बरकरार रहे, एग्जिस्टिंग रहे, मौजूद रहे, वो इटर्नल कहलाता है। अब इंड्यूरिंग, ध्यान दीजिए, इंड्यूरिंग माने होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, 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 काफी दिन तक चलना। इंड्यूरिंग, टिकाऊ समझते हैं, टिकाऊ, टिकाऊ इसी को कहते हैं टिकाऊ, टिकाऊ, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, टिकाऊ इसी को कहते हैं जो काफी दिन तक चले, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इंड्यूरिंग कहलाता है। क्लियर। फॉर एवर सदा के लिए, इसका साइनो आता रहता है फॉर गुड, फॉर गुड, फॉर ऑल, फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए, फॉर ऑल, फॉर एवर, फॉर गुड हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। अब आइए इसका पेरिस में होता है नष्ट करना, पेरिस में होता है नष्ट करना है नष्ट होना। इम्पेरिसेबल, इम्पेरिसेबल माने होता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। that will last for a long time, for a long time,
फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर एवर। इसी को कहते हैं इम्पेरिसेबल, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। नष्ट होने के सेंस में आता है इम्पेरिसेबल। इटर्नल, इटर्नल का अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत जो होता है उसका साइन परमानेंट होते हैं, अस्थाई है, यानी वो कभी खत्म नहीं होगा। जो खत्म नहीं होगा इसका मतलब वो सदा अस्तित्व में बना रहेगा, इसका मतलब वो लगातार जारी है, लगातार बरकरार रहेगा। तो ये सब इसका सिनोनिम हो गया। क्लियर हो गया? ये सब इसका सिनोनिम हो गया। इटर्नल का परमानेंट, विदाउट, ये सब सब इसका लंथन सिनोनिम हो गया। अब हम यूज करेंगे अगला इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका मतलब वो काफी दिन तक टिकाऊ, टिकाऊ के सेंस में आता है। टिकाऊ, जैसे पेन टिकाऊ है, ये घड़ी टिकाऊ है, जैकेट टिकाऊ है, लंबे दिन तक चलेगा। फॉर एवर, सदा के लिए, जिसका साइन आता है फॉर गुड बराबर फॉर ऑल। इम्पेरिसेबल, पेरिस बने होते हैं नष्ट करना, इम्पेरिसेबल होते हैं जिसे जो नष्ट नहीं हो, जो मतलब जिसकी जो नष्ट हो नहीं, वो इम्पेरिसेबल होते हैं। तो डैट विल लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम बोलते हैं, जो लंबे दिनों तक चले, लंबे दिन तक, जिसका मूल्य बढ़ता ही जाए, घटे नहीं, बढ़ता ही जाए, वो होते हैं डैट विल लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर एवर, उसी को कहते हैं इम्पेरिसेबल। तो डायमंड्स क्या है? तो डायमंड्स टिकाऊ नहीं है, डायमंड्स सदा के लिए नहीं है, बल्कि डायमंड्स इम्पेरिसेबल है। डायमंड्स इम्पेरिशेबल मतलब उसे नष्ट नहीं कर सकते, वो नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उसकी कीमत में और बढ़ोतरी होते हैं, काफी दिनों तक आप उसे रख सकते हैं। स्टडी बने होते अध्ययन करना। मैंने ऐसे कैरेक्टर का अध्ययन किया एज क्लोज हैंड, बारीकी से अध्ययन किया। तो ये मुहावरा है, एज क्लोज हैंड होते बारीकी से, बारीकी से अध्ययन किया था। एज क्लोज हैंड मुहावरा है, तो मुहावरा में तो कोई आएगा नहीं, कोई इंप्रूवमेंट हमें कुछ ग्रामेटिकल लगाना ही नहीं है। क्लोज टू हैंड नहीं, क्लोज क्वार्टर्स नहीं, क्लोज क्वार्टर्स नहीं होते हैं, क्लोज एट क्लोज क्वार्टर्स होता है, निकट परीक्षा होते हैं, निकट परीक्षा को एट क्लोज क्वार्टर्स कहते हैं। क्लोज एग्जामिनेशन आते रहता है, क्लोज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, क्लोज एग्जामिनेशन आते रहता है। एट क्लोज क्वार्टर्स, एट क्लोज हैंड होते बारीकी से। तो मैंने बारीकी से ऐसे कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ इफ आई प्रीफर ए बेटर वन, यदि मुझे इससे बेहतर मिल जाए, यदि मुझे इससे बेहतर जॉब मिल जाए, तो मैं इस जॉब को छोड़ सकता हूँ, है ना। अब सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्विट मैंने होता है छोड़ना, क्विट गेम को छोड़ना भी क्विट होते हैं, जॉब छोड़ना भी क्विट बोलते हैं। जॉब छोड़ना भी क्विट, और बोलते हैं गेम को छोड़ना क्विट कहलाता है, मतलब बीच रास्ते में छोड़ना क्विट। कहीं भी देखिए क्विट कब आता है? जब हम बीच रास्ते में किसी चीज को छोड़ देते थे, क्विट कहलाता है। जैसे गेम खेलते खेलते नहीं मन भरा भाई, 10 मिनट बाकी है गेम खेलने में, स्कोर कम आ रहा, तो क्या करें भाई, गेम को क्विट कर दो, है ना। पढ़ाई पढ़ रहे नौकरी नहीं लग रहा, तो क्या करेगा, क्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। जॉब कर रहा अभी 3 साल जॉब किया, फिर का क्विट कर दिया, मतलब जॉब पूरा नहीं किया, क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो क्विट कहलाता है। यहाँ देखिए, इट इज टाइम, 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 आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ, मैं जॉब को अब अवश्य छोड़ दूंगा, मैं जॉब जरूर छोड़ूंगा। इफ आई प्रीफर ए बेटर वन, यदि, यहाँ वन मतलब जॉब लिख रहा, जॉब के रिपीटेशन को रोक रहा, यदि मुझे बेहतर नौकरी मिल जाए, यदि मुझे बेहतर जॉब मिल जाए, यदि मुझे बेहतर जॉब प्रीफर हो जाए, तो मैं जॉब को छोड़ दूंगा, मैं जॉब को छोड़ दूंगा। अब सेंटेंस को देखिए और बताइए कि इसमें क्या यूज करें हम। इट इज टाइम, जॉब छोड़ने का सही वक्त है, यदि मुझे देखिए, सबसे पहले ये जानिए, यहाँ पहले इफ लगाओ, पहले ऑप्शन छाट लो भाई। इफ आई प्रीफर, इफ आई प्रीफर, इट इज टाइम आई क्विट द बेटर जॉब, करा सही वक्त है अच्छे जॉब को छोड़ने के लिए। आई क्विट द बेटर जॉब, अच्छे जॉब को छोड़ने के लिए सही वक्त है, ये कहाँ से आएगा भाई, ये अलबलाहा है कि नहीं, इट इज द जॉब। 80 नंबर तो और अलबला है कि जॉब ने मुझे छोड़ दिया, जॉब ने मुझे छोड़ दिया, ये तो और अलबला गया। बच गया ऑप्शन डी और ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। अब लिखा हुआ है आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ,
मैं अब जॉब जरूर छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा अब। क्यों भाई? इफ आई प्रीफर अ बेटर वन, यदि मुझे बेहतर मिलेगा तब। तो अब कैसे? जब यहाँ कंडीशन आ गया, यहाँ कंडीशन यूज कर रहा कि यदि मुझे बेहतर जॉब मिलेगा, यदि मुझे बेहतर नौकरी मिलेगा तब मैं जॉब छोड़ूंगा। यहाँ नाउ का मतलब हुआ कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये तो दोनों का रिएक्शन डिफरेंट हो रहा है ना। नाउ मैंने हुआ अब का मतलब हुआ कि जॉब आपके हाथ में है, नहीं, बल्कि वहां कह रहा कि आई प्रीफर ए बेटर वन, यदि मुझे बेहतर नौकरी मिलेगा, बेहतर नौकरी प्रीफर होगा, तब मैं जॉब को छोड़ूंगा। इसका मतलब कि जॉब मैं छोड़ने का सही वक्त तभी अपनाऊंगा जब मुझे बेहतर जॉब मिलेगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ। इसका आंसर ए हो जाएगा, इट इज टाइम आई क्विट द जॉब। जॉब छोड़ने का सही वक्त तभी होगा जब, यानी यदि मुझे बेहतर जॉब मिलेगा तभी हम जॉब छोड़ूंगा। बस समझ में आ गया? यानी 13 का आंसर एक आएगा, 13 का आंसर एक आएगा, 13 का आंसर एक होगा। मस्ट नहीं आएगा, मस्ट तो नेसेसिटी शो करता है, एकदम आवश्यक शो करता है, मस्ट होता है एकदम आवश्यक। जरूरी तो नहीं है ना कि मुझे याद कर रहा है कि यदि मुझे बेहतर नौकरी मिल जाएगा तो मैं अब जरूर छोड़ दूंगा। ये जो अब शब्द आ रहा है ना नाउ का, ये कंडीशन गलत कर देता है। यदि मुझे नौकरी मिलेगा तब छोड़ूंगा, फिर अवश्य उसमें कहाँ से आएगा, नाउ अब कहाँ से आएगा? इसलिए नाउ जो है ना वो गलत सेंटेंस को कर देता है। और ऐसे भी इफ वाले में नाउ नहीं आता, देन आता है। ऐसे भी इफ वाले में देन आता है, नाउ नहीं आता है। एक राइट आंसर आएगा। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को साबित किया, यूनिक साबित किया। उन्होंने अपने आप को अनोखा साबित किया, उन्होंने अपने आप को खुद को यूनिक साबित किया। फॉर, चूंकि यहाँ फॉर जो है ना बिकॉज का अर्थ है, यहाँ फॉर जो है बिकॉज का अर्थ है चूंकि। ही रिफ्यूज टू गो विद द टाइड, तो चूंकि वह, देखिए रिफ्यूज टू मने होते मना करना, रिफ्यूज टू होते मना करना। फॉर यहाँ कंजक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं है, कंजक्शन है। देखिए कह रहा है प्रूव्ड हिमसेल्फ यूनिक, उन्होंने अपने आप को यूनिक साबित किया। फॉर चूंकि ही रिफ्यूज टू गो विद द टाइड, नहीं बल्कि गो अगेंस्ट द टाइड होते हैं। गो अगेंस्ट द टाइड, समस्या के खिलाफ जाने का निर्णय लिया। वो कह रहा है कि गो अगेंस्ट द टाइड, गो विद द टाइड, गो अगेंस्ट द टाइड। अपने आप को साबित किया, अनोखा साबित किया, यूनिक साबित किया, चूंकि वह जो है रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। गो अगेंस्ट द टाइड, गो अगेंस्ट द टाइड, समस्या के खिलाफ जाने से साफ मना कर दिया, है ना। वो जो टाइड था समस्या के खिलाफ जो था, समस्या के खिलाफ जाने से मना कर दिया। गो अगेंस्ट द टाइड होता है, गो विद द टाइड नहीं होता, गो अगेंस्ट द टाइड होता है। किसी समस्या, किसी मुसीबत के साथ चलना, उसके खिलाफ मना कर देना, वो गो अगेंस्ट द टाइड होते हैं। ये मुहावरा है, बाकी ये सब कुछ नहीं मुहावरा है। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन देखिएगा। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस बिल्डिंग के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो अब है ही नहीं, इज नॉट एग्जिस्टिंग, वो अस्तित्व में नहीं है। पहला नंबर ये ध्यान दीजिए कि सेंटेंस को आप देखिए पहले गौर से। आप द बिल्डिंग नाउन, यू प्रोनाउन, यू के अनुसार आर, है ना, यू के अनुसार। इसका मतलब हुआ कि नाउन प्रोनाउन आपको जहां जहां एक साथ दिखेगा, जहां जहां जब जब आपको नाउन प्रोनाउन एक साथ दिखेगा, कन्फर्म है कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। या तो आप डैड छुपा सकते हैं या फिर विज छुपा सकते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन कन्फर्म कहिएगा कि सर छुपा हुआ है, लिख नहीं सकते हैं। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा हुआ तो छुपा हुआ। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, माने जिस बिल्डिंग के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट वर्ब आ रहा है किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट वर्ब जब भी आएगा तो पहले वाले रिलेटिव के अनुसार फेंकेगा, पहले वाले रिलेटिव के अनुसार आएगा। आर नॉट एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्ट का कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है, एग्जिस्ट का कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। इसका मतलब द बिल्डिंग के अनुसार जब वर्ब आएगा नेक्स्ट तो हैव नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो बचा कौन? अब सी राइट आंसर आएगा।
अब इसका रीराइट आपको सिखा देते कि कैसे रीराइट इसको बनाना है रिलेटिव प्रोनाउन का, एक एक सेंटेंस का कैसे नियम बनाएंगे। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ कॉमा, आर इज नॉट एग्जिस्टिंग। देखिए एग्जिस्ट का कंटिन्यूअस नहीं होता, जब एग्जिस्ट का कंटिन्यूअस नहीं होता तो कन्फर्म है कि आंसर ए नहीं आएगा, आंसर बी नहीं आएगा, आंसर डी नहीं आएगा। खत्म हो गया। डज नॉट एग्जिस्ट, अब वो अस्तित्व में है ही नहीं, खत्म हो गया। जिस बिल्डिंग के बारे में आप बात करें तो वो बिल्डिंग ही नहीं है। हिज लेक्चर वाज बैंड, हिज लेक्चर वाज बैंड बिकॉज ऑफ द बंद। बंद को बंद ही लिख दिया, नहीं कहते दिल्ली बंद है, बिहार बंद है, राजस्थान बंद है, झारखंड बंद है, तो बंद का बंद हो गया है ना। बिकॉज ऑफ मैंने होता है के कारण, बिकॉज ऑफ मैंने होता है के कारण, इसका मतलब होता है ड्यू टू, साइनो इसका आता रहता है ड्यू टू, वेइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, गेल भैंस पानी में, तोरे कारण, मोरे कारण, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, वेइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। बैन मैंने होते बैन लगा देना, प्रतिबंध लगाना, बैन होते हैं। कॉल ऑफ होता है कैंसिल, कैंसिल्ड, साइन हुआ, भी ईडी लगा होता है ईडी लगा दिए, कैंसिल्ड इसका साइन होता है कॉल ऑफ का, रद्द करना। डिस्टर्ब होते बाधा पहुंचाना, इंटरप्ट, इंटरप्ट होते हैं रुक रुक कर, हम बैच चला रहे अनइंटरप्टेड मैंने बिना रुके, इंटरप्ट होने तो रुक 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 कर, रुक 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 कर, मतलब वो होते इंटरप्ट होते हैं। यहाँ करा हिज लेक्चर वाज बैंड, तो उनके भाषण को करा बंद होने के कारण, बंद होने की वजह से उनके भाषण को कैंसिल किया गया, बैन नहीं लग गया उस पर। अरे भाई बैन तो खिलाड़ियों पर लगते रहता, डोपिंग टेस्ट में पकड़ाता, दवा ले लेता, मेडिसिन ले लेता, उस पर ड्रग्स लेता, ड्रग्स का सेवन करता तो उस खिलाड़ी पर बैन लग जाता। तो वहां होते प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना, उस पर यूज करते। ऑफिशियल ज्यादा होता है ये। डिस्टर्ब होते जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोई खटखुट खटखुट करके आवाज कर रहा तो वो डिस्टर्ब कर रहा है हमको, या फिर आप भी लाइव क्लास मेरा पढ़ रहे हैं तो आपके दोस्त आपको तंग कर रहा होगा, कोची पढ़ रहा है अमरजीत सिंह, कोची पढ़ रहा है, कौन टीचर है, ये तलबलाहट टीचर है। ढेर ऐसा होगा कहने वाला, आपको डिस्टर्ब करने वाला। हालांकि उससे पूछे तो वो लगता है आप एक अक्षर भी नहीं जानता होगा, तो क्या करता होगा भाई, तो जीके रात दिन पढ़ता होगा, और जीके वो अच्छा से नहीं उसको याद होता होगा। ताजमहल की बुराई वही करते हैं जिसका खुद का घर भी नहीं होता, वो लोग ज्यादा ताजमहल की बुराई करते हैं, बात समझे। ताजमहल की बुराई वैसे लोग करते हैं जिसका खुद का घर नहीं होता है, वो ज्यादा बुराई करते हैं। क्या करें, मार्केटिंग है। डिस्टर्ब, इंटरप्ट होते रुक रुक कर, आंसर आपका ये आएगा। गार्नर, गार्नर का मतलब लिखिए एक्वायर, एक्वायर, साइनो लिखेंगे गेदर, गेदर, है ना, इसका साइनो होगा गेदर, गार्नर, एक्वायर, गेदर, संग्रह करना, संग्रह करना, संग्रह करना, है ना, गार्नर, एक्वायर, गेदर होता है संग्रह करना, साइनो आएगा। सम पीपल गार्नर न्यू एक्सपीरियंस आफ्टर रिटायरमेंट, कुछ लोग जो होते हैं रिटायरमेंट के पश्चात नए अनुभव प्राप्त करते हैं, तो नए अनुभव प्राप्त करना गार्नर न्यू एक्सपीरियंस होते हैं। एक साथ लिखना, गार्नर न्यू एक्सपीरियंस, अनुभव गेन करना, अनुभव प्राप्त करना, एक्सपीरियंस गेन करना, है ना, एक्सपीरियंस गेन करना, अनुभव प्राप्त करना गार्नर होता है, अनुभव प्राप्त करना गार्नर होते हैं, गार्नर न्यू एक्सपीरियंस होते हैं नए अनुभव प्राप्त करना, तो गार्नर होते हैं अनुभव प्राप्त करना, स्किल या नॉलेज को गेन करना, उसी को गार्नर कहते हैं। साइनो एक्वायर या गेदर होता है। एपिसोड, एपिसोड मैंने तो कड़ी, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो होते हैं रिटायरमेंट के पश्चात क्या करता है, नए एक्सपीरियंस को गेन करता है, अर्जित करता है, नया अनुभव मिलता है। बढ़े आगे। एपिसोड कड़ी होता है, कड़ी, इंसिडेंट्स इसका साइनो आता है, इंसिडेंट्स इसका साइनो होता है, घटनाओं का कड़ी कर्म काल कर्म को कहते हैं, एपिसोड्स कहते हैं, इंसिडेंट्स इसका साइनो आता है। इवेंट्स, इवेंट्स मैंने भी होते हैं आपका घटनाओं का काल क्रम को इवेंट्स कहते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, दूसरे युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, ये हुआ घटनाओं का कड़ी को इवेंट्स कहते हैं। हैपनिंग्स मैंने होते हैं घटने वाला, जितने घटनाएं होते हैं हैपनिंग्स होते हैं, उसको हैपनिंग्स कहा जाता है।
द डीफ मैन आस्क्ड मी, डीफ मैन माने होते बहरा व्यक्ति, डीफ मैन माने होते बहरा व्यक्ति, किसको बोलेंगे? बहरा व्यक्ति को हम डीफ मैन बोलेंगे। जो डीफ मैन है मुझे पुकारा, मुझे कहा जोर से बोलने के लिए। तो स्पीक अप माने होते जोर से बोलना, स्पीक अप माने होते जोर से बोलना को हम स्पीक अप बोलते हैं, जोर से बोलना स्पीक अप कहलाएगा। स्पीक मोर लाउडली, मोर, स्पीक मोर लाउडली, काम नहीं कर रहा बोर्ड, लाउडली, स्पीक मोर लाउडली होते हैं। स्पीक मोर लाउडली होते हैं, काफी जोर से बोलना, तेज बोलना, उसी को कहते हैं स्पीक अप। जोर से बोलना स्पीक अप कहलाता है। तो बहरा व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जोर से बोलिए, जोर से बोलने को कहा। स्पीक इन नहीं होता है, स्पीक इन टू कुछ नहीं, स्पीक डाउन कुछ नहीं, स्पीक फॉर भले होता है, स्पीक फॉर फ्रेजल वर्ब आते रहता है, समबडी या समथिंग आते रहता है। एक्सप्रेस द फीलिंग्स या थॉट्स होते हैं, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस द फीलिंग्स, फीलिंग्स या थॉट्स, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। स्पीक फॉर होता है, स्पीक फॉर समबडी या समथिंग, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। एक्सप्रेस द फीलिंग्स या थॉट्स होते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करना, है ना। स्पीक अप फॉर भी एक फ्रेजल वर्ब आता रहता है। स्पीक अप फॉर किसी के पक्ष में बोलना, स्पीक अप फॉर होते हैं किसी के पक्ष में बोलना। स्पीकिंग इन सपोर्ट, स्पीकिंग इन सपोर्ट, सपोर्ट किसी के पक्ष में बोलना, ये होते हैं। स्पीक अप फॉर होते हैं किसी के सपोर्ट में बोलना, किसी के सपोर्ट में बोलना। स्पीक अप फॉर होते हैं किसी के पक्ष में बोलना, स्पीक, स्पीक अप फॉर होते हैं किसी के पक्ष में बोलना। स्पीक अप फॉर एक चलन चला था ना, रेलवे का स्पीक अप फॉर करिए, मतलब रेलवे के लिए आवाज उठाइए। तो स्पीक अप फॉर होते हैं, स्पीक, स्पीक अप फॉर। स्पीक मोर लाउडली होता है स्पीक अप का। स्पीक फॉर होते हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करना, स्पीक फॉर होते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। एक्सप्रेस द फीलिंग्स या थॉट्स होते हैं। स्पीक डाउन, स्पीक इनटू, ये सब कुछ नहीं होता। स्पीक आउट भले आते रहता है, स्पीक आउट होते हैं, ये होते आवाज उठाना, ये होते आवाज उठाना। स्पीक आउट होते हैं, स्पीक आउट लिखेंगे आवाज उठाना। प्रोटेस्ट अगेंस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, पब्लिकली, पब्लिकली स्पीक इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट, हाँ समथिंग या समबडी आएगा। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के रूप में आता है, अबाउट समथिंग या समबडी, इस रूप में आते रहता है, अबाउट समबडी या समथिंग। स्पीक अबाउट होते हैं, वही होते पब्लिकली स्पीक, बोलना, बोलना। अगला ये फ्रेजल वर्ब आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। स्पीक अप मतलब होता है स्पीक मोर लाउडली, जोर से बोलना स्पीक अप कहलाता है, जोर से बोलना स्पीक अप कहलाएगा। और स्पीक फॉर होते हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करना, और स्पीक अप फॉर होते हैं स्पीकिंग इन सपोर्ट, किसी के समर्थन में बोलना। और स्पीक आउट होता है पब्लिकली स्पीक इन प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट होते हैं, खिलाफ करना, विरोध करना। तो यहाँ आंसर डी आएगा 19। इट इज नॉट पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस, किसी पर्सन की चाल चलन, किसी व्यक्ति की अपीयरेंस, बाहरी रूप रंग को देखकर, किसी व्यक्ति को चेहरा को देखकर आकलन करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। बात सही है भाई। कह इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट मीन्स इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट मीन्स इम्पॉसिबल, है ना। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा सेम टू सेम लिख दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस। देखो एक और एक नंबर क्वेश्चन दोनों सेम ही लिखा है, डिफरेंट थोड़ा यहाँ पे किया, तो ये कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही चीज है।
ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको विदाउट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दोनों सेम चीज है। क्वेश्चन को इस तरह से नहीं देना चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल, यहाँ कन्फर्म है कि नॉट इम्पॉसिबल नहीं होगा, दोनों डबल नेगेटिव एक साथ नहीं आएगा। यानी नॉट पॉसिबल का साइन हुआ इम्पॉसिबल, राइट आंसर आपका बी होनी चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस, किसी पर्सन की चेहरा को देखकर आकलन करना नामुमकिन है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। राइट आंसर बी होनी चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन को स्टार भी लगना चाहिए क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको सेम मिल रहा। आंसर बी राइट आंसर आएगा। नॉट पॉसिबल का साइन इम्पॉसिबल जब दिया हुआ है तो प्रीफर हम इम्पॉसिबल को करेंगे, ना कि नॉट पॉसिबल को करेंगे। बी आंसर आएगा। द डॉग इज सर्टेंटली मैंने होता है निश्चित तौर पर, नहीं भाई। द डॉग इज नोबल एनिमल, इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता जो है नोबल एनिमल है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छा प्राणी है। किस रूप में? मूल रूप से। तब बेसिकली होते हैं मूल रूप से, बेसिकली होगा मूल रूप से, मतलब उनकी अपनी स्वाभाविक गुण है, जिसमें अपनी नैसर्गिक गुण है या स्वाभाविक गुण है, वहां हम बेसिकली का यूज करेंगे, ना कि सर्टेंटली। पार्सली मैंने होता है अंशतः, थोड़ा सा को कहते हैं पार्सली। फेयरली मैंने होते हैं अच्छा, तब बेसिकली या नोबल एनिमल होगा, मूल रूप से अच्छे प्राणी है। ट्राई 2+v1 होता है, पहले ये जानिए। ट्राई 2+v1 होता है, क्लियर? ट्राई 2+v1 होता है, इसका मतलब कन्फर्म है कि आंसर ये हो सकता है। ट्राई के बाद 2 आना चाहिए, ट्राई के बाद 2 आनी, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन आपका डी नहीं। ऑप्शन या तो 1 हो सकता है या तो आंसर 2 हो सकता है। ट्राई टू कॉन्टेक्ट द पुलिस हेयर्ड, ये तो और गलत लिखा है, इसको हार्ड होना चाहिए तो गलत लिखा है। हेयर्ड लिखा हुआ जो गलत है, यानी आंसर होनी चाहिए द पुलिस ट्राई हार्ड टू। ट्राई हार्ड मैंने होता है अथक प्रयास करना, ट्राई हार्ड भरपूर कोशिश करना, ट्राई हार्ड भरपूर कोशिश करना, ट्राई हार्ड भरपूर कोशिश करना, खूब मेहनत किया, यानी ऑप्शन आपका बी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट करने की भरपूर कोशिश किया। ही ट्राई हार्ड टू कांटेक्ट द पुलिस, पुलिस से कांटेक्ट करने की भरपूर कोशिश किया। तो ट्राई हार्ड टू होगा। हार्ड दरअसल एडवर्ब है, हार्ड दरअसल क्या है? एडवर्ब है। नियम कहता है कि ट्राई के साथ टू होनी चाहिए, ट्राई के साथ टू होनी चाहिए नियम। फिर ये कहता है कि यदि प्रीपोजिशन आप मान रहे हैं टू, तो टू के बाद एडवर्ब नहीं आनी चाहिए, टू के बाद एडवर्ब नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एडवर्ब को लिखकर तब प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे, किसी भी प्रीपोजिशन को, है ना? इस चीज को फॉलो करिएगा। तो यहाँ ट्राई हार्ड, तो ट्राई 2+v1 ये सही है, लेकिन बीच में एडवर्ब आ गया, तो टू प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, इसलिए हम पहले तो लगा सकते हैं। तो ट्राई हार्ड 2 बन गया, भरपूर कोशिश करना। क्लोज फिस्टेड कंजूस व्यक्ति को क्लोज फिस्टेड पर्सन कहते हैं। तो ये मुहावरा है, तो क्लोज फिस्टेड आपका आंसर सी होनी चाहिए। मुहावरा ऐसे होते हैं, क्लोज फिस्टेड पर्सन। मैन लिख दिया तो ठीक है, मैन लिख दो। कंजूस व्यक्ति होते हैं जिसको कहते हैं निगार्ड, निगार्डली, मजरली, है ना? मजरली इसी को कहते हैं, निगार्डली इसी को कहते हैं, कंजूस व्यक्ति इसी को कहते हैं, ठीक है? अस्टिंगी भी इसी को कहते हैं, है ना? अस्टिंगी कहाँ लिख दें? अस्टिंगी भी इसी को कहते हैं, कंजूस, मजरली, निगार्डली, क्लोज फिस्टेड। इसका मतलब हुआ कि क्लोज फिस्टेड का साइन आ गया आपका निगार्डली, इसी का साइन आएगा मजरली, इसी का साइन आएगा अस्टिंगी। मक्खी चूस व्यक्ति या कंजूस व्यक्ति को उसी को कहते हैं। क्लोज फिस्टेड मैन का साइन आएगा निगार्डली, साइन है मजरली, साइन अस्टिंगी आ गया। अब तो इसका आंसर बनाना आसान हो गया, सी आंसर होगा। ही इज रिपोर्टेड टू बी ए क्लोज फिस्टेड मैन हो जाएगा। इसका मतलब वह मक्खी चूस व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं, लोग उसे मक्खी चूस कहते हैं। क्लॉ फिस्टेड क्लैप से सब कुछ नहीं मुहावरा होता है। डस्ट इज ए प्रॉब्लम, डस्ट एक समस्या है। पार्टिकुलर टू इंडिया, पेकुलियर टू इंडिया होते हैं, पेकुलियर के बाद टू होते हैं। स्ट्रेंज इसका साइन आता है, विचित्र समस्या है। स्ट्रेंज इसका साइन आता है, बी पेकुलियर टू होता है।
बी पेकुलियर टू आते रहता है। पेकुलियर टू यानी पार्टिकुलर तो होते हैं खास तौर पर, पार्टिकुलर जो होते हैं खास तौर पर हम पार्टिकुलर कहते हैं, नहीं बल्कि भारत के लिए अजीब समस्या, डस्ट प्रॉब्लम भारत के लिए एक पेकुलियर समस्या, अजीब समस्या, स्ट्रेंज समस्या। पॉल्यूशन नहीं आएगा। पैथेटिक मैंने तो दयनीय होते हैं, पैथेटिक मैंने दयनीय होते हैं। डस्ट जो है भारत के लिए एक पोल्यूशन समस्या है, एक पोल्यूशन क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण समस्या नहीं भाई। डस्ट जो है, धूलकण जो है भारत के लिए एक अजीब समस्या है, स्ट्रेंज है, पेकुलियर टू है। पॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, पैथेटिक नहीं, पैथेटिक में दयनीय स्थिति, क्रिटिकल स्थिति को पैथेटिक कहते हैं। हम समझ रहे हैं। ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, ऑन रिसीविंग यानी ऑन प्लस V4 आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का रीराइट करके बनाया हुआ पार्ट है ये। ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, करा अपनी अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर को रिसीव करते ही, रिसीव करने पर रवि ट्रीटेड अस विथ ए सम्चुअस मील। सम्चुअस मील मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, सम्चुअस मील मतलब होते हैं शानदार या स्वादिष्ट भोजन को कहते हैं सम्चुअस मील कहते हैं, शानदार या स्वादिष्ट भोजन को कहते हैं। तो वही कह रहा, वन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर स्वीकार करते ही, प्राप्त करते ही, रवि ने ट्रीटेड अस, रवि ने हमारे साथ ट्रीट किया, रवि ने हमारे साथ ट्रीट किया। क्या किया भाई, तो सम्चुअस मील का। तो ट्रीट का देखिए दो तीन अर्थ निकलता है। ट्रीट मैंने आप जानते हैं उपचार करना, ट्रीट मैंने जानते हैं व्यवहार करना, ट्रीट मैंने आप जानते हैं बिहेव करना भी होता है ट्रीट। और ट्रीट मैंने होते हैं बाय, खरीदना, बाय खरीदना। ये दो तीन अर्थ में हम लोग यूज करेंगे। ट्रीट का अर्थ हम जब करेंगे तो दो तीन अर्थ में, ट्रीट मैंने पहले उपचार करना, ये हुआ उपचार करना, उपचार करना, ये डॉक्टर के लिए आएगा। ट्रीट बिहेव होते हैं, बिहेव व्यवहार करना, ट्रीट होते हैं, ट्रीट होगा बिहेव व्यवहार करना। एक अगला ट्रीट जो आएगा ये होते हैं बाय खरीदना। क्या बोलेंगे, बाय खरीदना। इसमें प्रीपोजिशन आएगा ट्रीट somebody to something, somebody to something, ये होता है ट्रीट खरीदना। खरीदना के अर्थ माने तीन अर्थ में हम यूज करेंगे, ठीक है। और बीमारी बेगला को ठीक करने के लिए जो उपचार करने के लिए हम बात करेंगे वहां विथ प्रीपोजिशन लगेगा। इसमें आएगा somebody या something विथ समथिंग। यहाँ होगा उपचार करना, इस अर्थ में विथ प्रीपोजिशन आता है, विथ प्रीपोजिशन। इसमें आपको टू प्रीपोजिशन आएगा, लिख लेंगे। अब बिहेव करना में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। वेल बिहेव, वेल ट्रीटेड आता है, वेल ट्रीटेड या बैडली ट्रीटेड होता है। अच्छा व्यवहार करेगा तो लिखेंगे वेल ट्रीटेड, और बुरा बर्ताव करेगा तो बैडली ट्रीटेड लिखेंगे। तो ये ट्रीट का दो तीन अर्थ हमारे पास आते रहता है, ठीक है। लिख लेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, करा अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करने पर रवि जो है हमारे लिए, रवि अब बोलिए उपचार तो नहीं करेगा, ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त किया तो उपचार करेगा, तो उपचार नहीं करेगा। ट्रीट मैंने होते उपचार करना, जिसके बाद हम यूज करेंगे somebody something, तब बीत आएगा, क्योर इलनेस बीमारी उमारी का। ट्रीट होते बिहेव करना, क्या करना भाई, बिहेव करना, व्यवहार करना, कैसा आचरण कर रहा। ट्रीट होते खरीदना, बाय मैंने खरीदना, ट्रीट के बाद somebody फिर टू फिर समथिंग आएगा, खरीदना के अर्थ में। अब यहाँ देखिए क्या क्या यूज होगा। तो ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करते ही रवि ने हमारे लिए, तो हमारे लिए शानदार भोजन लाया, शानदार भोजन खरीद के लाया, इसका मतलब ट्रीटेड अस टू हो जाएगा। आंसर आपका सी आएगा। यहाँ ट्रीटेड ना बाउट के अर्थ में आएगा, हमारे लिए खरीद के लाया, आंसर सी आएगा, ठीक है। बाय फॉर समबडी होते हैं, बाय फॉर समबडी किसी पर्सन के लिए कुछ खरीद के लाना, ट्रीट बराबर साइन होता है बाय फॉर समबडी, बाय फॉर समबडी, उसी का प्रीपोजिशन लिखते हैं समबडी टू समथिंग यूज करता, इसी का आता है। स्क्रूटिनाइज हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, वह फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए क्या कर रही है। स्क्रूटनीनाइज नहीं होता, स्क्रूटनी तो होते बोर्ड करता है, बारीकी से जांच करता है। जब 10th का एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट आता है तो बहुत सारे विद्यार्थी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करता है। स्क्रूटनी मतलब हमारे कॉपी में 3 नंबर क्यों आया, हमें तो, मेरा तो 63 आना चाहिए, तो स्क्रूटनी करता है, मतलब बारीकी से जांच होता है, वो स्क्रूटनी कहलाता है ना।
तो रिवाइजिंग करेगा फाइनल एग्जाम के लिए, वो रिवाइजिंग कर रही है, सी इज रिवाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए लगातार रिवाइज कर रही है। लगातार क्या कर रही है भाई, रिवाइज कर रही है। रिकलेक्ट मैंने होते संग्रह करना, रिकलेक्ट संग्रह करना, स्मरण करना भी रिकलेक्ट होते हैं। रिकलेक्ट स्मरण करना भी रिकलेक्ट कहलाता है। रिकलेक्ट स्मरण करना रिकलेक्ट कहलाता है, रिमेम्बर कहलाता है। रिमेम्बर क्या कहलाएगा, ये होता है रिकैपिचुलेट मैंने होता है पुनरावृत्ति, क्या बोलेंगे, पुनरावृत्ति करना, ठीक है। पुनरावृत्ति करना इसी को बोलते हैं रिकैपिटुलेटिंग कहते हैं। पुनरावृत्ति करना मतलब किसी चीज को दोहराना, रिकैपिटुलेटिंग होते हैं किसी चीज को दोहराना। रिपीटेड समझते होंगे, रिपीटेड एक्शन या रिपीटेड एक्टिविटी, उसी को कहते हैं रिकैपिटुलेटिंग। पुनरावृत्ति करना, रिवाइज मैंने दोहराना। तो किसी एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, या फिर मेरा ही आप नोटबुक डायरी बना रहे होंगे इस क्वेश्चन का, ये पूरा टेस्ट सीरीज का, तो हम कहेंगे कि लास्ट जब एग्जाम रहेगा ना, तो लास्ट एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले से रिवाइज करना शुरू कर देना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, रिवाइज करना शुरू करना। तो वहां आपको क्या होगा, जैसे रिवाइज करना शुरू करिएगा तो आपको सारा के सारा वहाँ क्लियर होता चला जाएगा, जो कंफ्यूजन रहेगा सारा का सारा क्लियर होता चला जाएगा। तो वहाँ कहते हैं रिवाइज करते हैं, रिकैपिटुलेटिंग नहीं होती, ये तो पुनरावृत्ति होते है किसी चीज को बार बार लाना। रिवाइज होगा, रिकलेक्ट होता है स्मरण करना, और स्क्रूटनी होते हैं चेक करना, बारीकी से जांच करना, स्क्रूटनी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।